नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। आज हम लेकर आए हैं KVS PRT 2016 का क्वेश्चन पेपर। आज हम देखेंगे कि 2016 में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जिससे हमें एक आइडिया होगा कि KVS किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो संस्था किस तरीके से एग्ज़ाम को कराती है। चलिए बिना समय गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे आपको आगे भी KVS के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा KVS 2018, 2017 और 2015 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा इंग्लिश का है। इसमें हमें देखिए, ये हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें गलती है। क्या गलती है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज़ पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन से वाले में आपको गलती लग रही है। प्लीज़ पुट अवे, क्या करो, कैंडल को बुझाओ। बिफोर यू लीव द रूम, रूम से निकलने से पहले या रूम छोड़ने से पहले। तो देखिए, ये जो पुट अवे द कैंडल लिखा है ना, ये आपका गलत है, क्योंकि पुट अवे नहीं होता, हमारा पुट आउट होता है। पुट आउट द कैंडल एक हमारा फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है मोमबत्ती बुझाना। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे पुट अवे ना होकर क्या होगा, पुट आउट होगा। पूरा एक जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है पुट आउट द कैंडल। सेकेंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने। अब सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको एरर को आइडेंटिफाई करना है। द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू फर्स्ट रीड थ्रो द स्टोरी इन वन सॉरी फ्रेंड्स, द स्टोरी इन वन गो, नॉट वरिंग अबाउट डिफिकल्ट वर्ड। बताइए इसमें से कौन सी वाले में आपको गलती नजर आ रही है। देखिए, इसमें जो फोर्थ वाला है हमारा नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, वरिंग है, इससे पहले विदाउट का यूज़ होगा। इसलिए सेकंड वाले का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे नॉट की जगह हमारा विदाउट आना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमको एरर को स्पॉट करना है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट बाई 6:30 PM। देखिए, ऑडियंस क्या एक होंगे, नहीं ना, ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग आते हैं। ऑडियंस क्या है, एक प्लूरल टर्म होती है, इसलिए यहाँ पे जो इट्स का यूज़ हुआ है वो नहीं होगा। यहाँ पे इट्स की जगह हमारा आएगा देयर, कि ऑडियंस क्या बैठे हैं, ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सीट पे रहें। तो यहाँ पे टू बी इन देयर सीट होगा, ना कि इट्स सीट होगा, क्योंकि ऑडियंस हमारे लिविंग थिंग्स में भी तो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने। दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। बाकी कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस बार मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आई हूँ पेपर। इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड चूजन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको बीच में वो शब्द भरना है जो इसके सेंटेंस को कंप्लीट करता है। यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट डैश मार्क्स। देखिए, जनरली आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे आना चाहिए पासिंग, बट ये गलत है, यहाँ पे पासिंग नहीं होगा। यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट पास मार्क्स। हमारा जो करेक्ट होता है ना वो पास मार्क्स होता है, ना कि पासिंग मार्क्स। ये जो पासिंग मार्क्स का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दिस इज रॉन्ग। जो राइट वाला है वो हमारा होगा फोर्थ का सेकंड वाला। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर पे जो टिक लगे हैं उसको फॉलो मत करिएगा, क्योंकि वो गलत भी है। मैं जो बता रही हूँ वही नोट करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं अपने। डैश केयरफुलनेस कुड हैव सेव द सिचुएशन। देखिए, एक थोड़ी सी समझदारी क्या कर सकती है, आपको किसी भी सिचुएशन में से बचा सकती है। तो लिटिल नहीं आएगा, द लिटिल होगा, लेस होगा या आ लिटिल होगा। देखिए थोड़ी सी, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, वो होगा फोर्थ वाला, आ लिटिल। देखिए हमारे आ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया और लिटिल हो गया। आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है लिटिल। आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, द लिटिल मतलब होता है जितना भी ये सब कुछ, और लिटिल सिंगल लिखा है इसका मतलब होता है लगभग ना के बराबर। ये हमारा नेगेटिव सेंस में आता है जो लिटिल वाला सिंगल वर्ड होता है। द लिटिल मतलब होता है कि जितना भी ये सारा, यानी कि ऑल, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में आता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आ लिटिल केयरफुलनेस कुड हैव सेव द सिचुएशन, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी आपको किसी विपदा से बचा सकती है। तो 5 वाले का राइट क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। और ये लिटिल आता किस में, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक ETC। देखिए हमको इसमें क्या बताना है, हमको इसमें बताना है कि फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूजन द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जिसे हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो एक छोटी सी शॉप जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक सारा सामान बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, बुटीक।
आप लड़कियों को बहुत अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज होगी। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। ईयरली हम जो कोई भी इवेंट हो गया या कोई भी डेट हो गई, जैसे आपका बर्थडे हो गया, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं? मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया, एनिवर्सरी। 7th का राइट क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला, एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने हम। इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें अपोजिट चूज़ करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका। ही एग्जिबिटेड अ कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच टूवर्ड्स द मैटर इन हैंड। देखिए कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है समझ, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या होगा? सुपरफिशियल। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर ऊपर का ज्ञान होना। और कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स क्या है? मतलब यहाँ पे कि किसी चीज़ की आपको व्यापक नॉलेज है, यानी कि डीपली आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। और जबकि सुपरफिशियल मीन्स किसी चीज़ की आपने ऊपर से रट्टा मार लिया, यानी कि आपने सतही ज्ञान लिया है किसी चीज़ का। 9th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने हम। दिस ऑफर विल प्रूव अ ग्रेट बून टू मी। बून का मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं, वरदान होता है। और वरदान का उल्टा क्या होता है? टीवी वगैरह अगर आपने देखी होंगी तो उसमें जो ऋषि वगैरह होते हैं अभिशाप वगैरह देते रहते हैं, श्राप देना, उसी को कहते हैं कर्स। तो 9 का राइट हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे हमें ईडियम फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है, उसका बेस्ट मीनिंग बताना है। व्हेन ही वॉज इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर ही लुक्ड ब्लैंक। जब क्या किया गया? पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछताछ की तो वो क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शो नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई समझ ही नहीं दिखा रहा, मतलब कि ऐसा बन गया वो जानता ही ना। होता है जब पुलिस किसी चोर से तहकीकात करती है तो एकदम हक्का बक्का हो जाता है, जैसे उसने अपने सेंस ऑर्गन ही खो दिए हों। 10th वाले का हमारा राइट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। आई कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी। मैं क्या नहीं हो सकता, मतलब मैं तुम्हारी कहानी को, देखो यहाँ पे जो हेड और टेल ईडियम है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनक्लियर होना या फिर पजलिंग टाइप में, यानी कोई चीज़ कैसी है? डाउटफुल है। कि तुम जो कहानी बनाते हो, कुछ भी बनाते रहो, कुछ लोग होते हैं ना बिना सिर पैर की बातें करते हैं, कुछ इस तरीके का इसका मतलब है कि आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी। तो यहाँ पे राइट होगा मेक आउट एनीथिंग। तुम कुछ भी बनाओ, मैं नहीं समझ सकती तुम्हारी कहानी। तो 11th वाले का राइट क्या होगा? 4th वाला। इस पे जो टिक लगे हैं वो फॉलो मत करिएगा, वो बहुत गलत लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमें क्या करना है? अंडरलाइन वर्ड किया गया है, उसका मीनिंग बताना है। द एक्सटेंडिंग टेम्परेचर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट। देखिए एक्सटेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े हैं हमने मैथ्स में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ता हुआ सा क्रम। तो असेंडिंग मतलब क्या होगा? बढ़ना, बढ़ता हुआ टेम्परेचर कई भागों का जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनको मतलब डाउटफुल सिचुएशन में डालता है कि वो हमारे पर्यावरण के प्रति बहुत कंसर्न रखते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग मतलब क्या होगा? राइजिंग से होगा। राइजिंग मतलब भी क्या होता है? बढ़ने से होता है। 13 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जानवरों, प्रजातियाँ हैं जानवरों की जो 100 सालों पहले, लास्ट 100 ईयर्स से मतलब ना के बराबर देखी गई हैं, जिनका बची ही नहीं है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट, जिनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। 13 वाले का राइट क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। यहाँ पे हमें इस करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है। देखिए मैथमेटिक्स की राइट स्पेलिंग हो जाएगी थर्ड वाली, MATHE, फिर हम 15 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। 15 क्वेश्चन में लेफ्टिनेंट की राइट स्पेलिंग कौन सी होगी बताइए दोस्तों, चेक करिए। देखिए LI हमारी जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है LIEUTENANT। अब बताइए ये वाली स्पेलिंग कहाँ लिखी है? LIEUTENANT। 15 का फर्स्ट वाला राइट होगा। लेफ्टिनेंट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जो इंडियन आर्मी होती है उसमें जो कैप्टन होता है उसके नीचे का जो अधिकारी होता है उसी को हम लेफ्टिनेंट कहते हैं, यानी कि कैप्टन की लोएस्ट जो पोस्ट होती है उसी को लेफ्टिनेंट कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे हम बोलते हैं स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बेइंसाफ़ी में जो उपसर्ग आएगा उसका हमको बताना है कौन सा आएगा। देखिए बेइंसाफ़ी को अगर हम तोड़ते हैं तो बे प्लस इंसाफ़ी बनता है, बन रहा है। इंसाफ़ी अपना एक वर्ड है, तो यहाँ पे बे उपसर्ग हो गया हमारा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 का राइट होगा बे, जो कि हमारा बे इंसाफ़ी। बे ये तो कहीं दिया ही नहीं है, बा प्लस इंसाफ़ी, आ प्लस ई ए। एक मिनट, फिर 20 का थोड़ा डाउटफुल में आ रहा है, या तो ये वाला ही होना चाहिए। ये तो हमारा नहीं होगा। 20 वाला मैं आपको बाद में बता दूंगी, वीडियो पे पिन कमेंट करके डाल दूंगी, या फिर आपको हो तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है मेरे अकॉर्डिंग, फिर इसमें जाना चाहिए 4th वाला, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। बा प्लस इंसाफ़ी चल सकता है, वैसे सेकंड वाला भी हो सकता है। ये बा है या है समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। देखिए अगर यही फर्स्ट वाला हुआ, ये बा ही लिखा है, थोड़ा ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा ये पिक्सल्स का एरर है, इसलिए हमें बा याद दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो 20 का क्या होगा? बे।
ये वाला वर्ड ही फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपना हम। निम्नलिखित में से वह के करण कारक एकवचन रूप की पहचान करिए। वह का जो करण कारक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उससे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, हमारा होता है ना कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या आता है ने, कर्म को, या जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उससे ये क्वेश्चन लिया गया, और करण से, तो करण के साथ में क्या आता है, से आता है, इसमें उससे, मुझे से नहीं होगा क्योंकि वही का हमें करण कारक के अकॉर्डिंग एक वचन रूप लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा, थर्ड वाला 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने हम 21 वाले की। इसमें हमें निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है ये हमें पता लगाना। देखिए अनुभूति हमारा थर्ड वाला होगा, क्योंकि अनुभूति में ना पे छोटे की मात्रा आती है और भा पे बड़े की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान करिए। मैं का बहुवचन क्या होता है, मैं का बहुवचन होता है हमें। देखिए हम इसलिए नहीं होगा, हम में सब नहीं आ रहे, यहाँ पे बात हो रही है प्लूरल फॉर्म बतानी है आपके लिए एक वचन बहुवचन की, तो हम ही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान करनी है जो कि अशुद्ध है। विवाह मुझसे प्यार करती है, ये तो सही है। राकेश अच्छा लड़का है, ये भी सही है। कुंदन सुंदर लगती है, ये भी सही है। लेकिन भारत की सेना विजित हुई, ये गलत है। ये होता है कि भारत की सेना विजय हुई, तो 22 का हमारा फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मैंने आपको कल एक हिंदी की क्लास कराई थी 2 दिन पहले, उसमें पढ़ाया था, तो उसका कि वर्ण या ध्वनि ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि। बाकी हमारे चैनल पे आपको कल से डेली हिंदी और सीडीपी की वीडियोस मिलेंगी जो आपके केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। देखिए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनाए, हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, उसमें से जो ज्ञा वर्ण है वो जा प्लस या, यानी कि जो इसमें राइट आंसर होगा वो 23 का थर्ड वाला हो जाएगा, जा प्लस वा, इसके मेल से क्या बनता है, ज्ञा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24। गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के किस काल का बोध होता है कि घर पहुंच चुका है, यानी कि कोई काम हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान करिए। पापी का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, पापिनी हो जाएगा। देवी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, देवी इच्छा को अगर मैं तोड़ती हूँ तो वो क्या बनेगा, देवी प्लस इच्छा, ये रहा फोर्थ वाला, और इसमें ई बड़ी ई प्लस ई मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। सॉरी, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनेगी, जो हमारा स्वर संधि का उदाहरण होता है, दीर्घ संधि के अंदर जो आती है। अभी संधियाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगी कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है, उस विकल्प को चिन्हित करना है। देखिए यमुना का सूर्यसुता भी होता है, कालिंदी भी होता है, कृष्णा भी होता है, लेकिन कंदील नहीं होता, तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंदील हो जाएगा। अक्ल चकराना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कहते हैं तुम्हारी अकल चकरा गई है क्या, तो अकल चकराना का होता है कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो हर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया। देखिए चढ़ावा को अगर हम तोड़ते हैं तो चढ़ प्लस आवा बनता है, भुलावा को तोड़ते हैं तो भूल प्लस आवा बनता है, लेकिन लावा ये खुद में एक वर्ड है, तो यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 3 वाला हो जाएगा। अब हम आते हैं जनरल जीएस वाले पोर्शन पे। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय त्यौहार दिवाली पर स्मारक टिकट जारी किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इशू अ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन फेस्टिवल दिवाली। तो यहाँ का राइट आंसर होगा हमारा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने दिवाली पर स्मारक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीब कहाँ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में रहते हैं। पैरा ओलंपिक खेल 2016 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियम थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने आगे। अभी तक अपने जीवन में सर्वाधिक ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा माइकल फिलिप्स। आप इंग्लिश वाला जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आंसर बता ही रही हूँ मैं, ये जीके है, इतना इसको पुराने 2016 का करंट अफेयर्स वगैरह पूछा गया तो इसको डिस्कस कराने का पॉइंट नहीं बनता, बट आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से वो पूछता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। 29 सितंबर को, सॉरी फ्रेंड्स, 29 अगस्त को मनाते हैं, गलती से लग गया ठीक। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वो।
आईपीएल 2016 में विजेता और उप विजेता कौन थे? देखिए आईपीएल 2016 के जो विजेता और उप विजेता थे वो थी सनराइजर्स हैदराबाद की। तो 36 का फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 2016 नहीं प्राप्त हुआ? जीतू राय को मिला था, पीवी सिंधु को मिला था, साक्षी मलिक को भी मिला था, लेकिन गुरप्रीत सिंह को नहीं मिला था। 37 का डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व के सबसे धनी देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का 7वां स्थान आता है। इंडिया रैंक डैश अमंग द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2016। 7th हमारा इसका आंसर होगा। देखिए रिपोर्ट वगैरह काफ़ी पूछी जा रही हैं, अवार्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 के जो अवार्ड्स हैं करेंटली 6 मंथ्स के लास्ट के, इग्नोर मत करिएगा। और इवन वो सब जो कि हमारे एग्जाम होने तक जिसके नए नहीं आए हैं वो सारे आपको 2022 के अवार्ड हो गए, रैंक हो गए, उसको अच्छे से लर्न करना है। डोंट वरी, आपको उसका कंप्लीट वीडियो मैं एग्जाम के आसपास प्रोवाइड करा दूंगी। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 20-25 दिन पहले जितने भी लास्ट ईयर के अवार्ड्स हो गए, रैंक हो गई, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड 2016 का ताज वर्ल्ड पहनने वाला पहला भारतीय कौन है? हमने मिसेस वर्ल्ड तो सब याद रखते हैं, बट ये पूछ रहे हैं हमसे मिस्टर वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर राजगोपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO के द्वारा 2016 में मालदीव के बाद एशिया का दूसरा मलेरिया मुक्त देश किसको घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किरण बेदी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और असफल रही, ये तो सही है। पुडुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुई, ये भी सही है। भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी थी, ये भी सही है। लेकिन समाज सेवा के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ, ये वाला रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही राइट है। 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में हुए थे। साक्षी मलिक भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं? तो साक्षी मलिक का संबंध किससे है? हरियाणा से है। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का सम्मेलन आयोजित करने के लिए किस राज्य की राजधानी को चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। 2015 में विदेश से प्रेषित धन प्राप्त करने में सबसे बड़ा देश कौन था? यानी कि रेमिटेंस जो होता है ना, विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियंस में जो उनकी फैमिली उनको धन भेजती हैं, तो उसमें नंबर 1 पे कौन था? इंडिया। इसमें हमेशा इंडिया ही नंबर 1 पे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसेन बोल्ट के बारे में सही नहीं है? स्पेन की फुटबॉल टीम का शीर्ष रत्न, या फिर विश्व का सबसे तेज गेंदबाज, या फिर सबसे तेज धावक, या फिर सर्वोत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी। सो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सबसे तेज धावक, यानी कि थर्ड वाला। यूरो कप 2016 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? देखिए इसका जो विजेता था पुर्तगाल था, यानी कि पोर्चुगल। 48 पे आते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में मेजबान देश ब्राज़ील ने डैश स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 7। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार बॉब डायलन को देने की घोषणा हुई, जो कि एक गीतकार हैं। तो 49 का हमारा राइट क्या हो जाएगा? सी वाला। बाकी आप लोग एक बार 49 को चेक कर लेना, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ इसको लेकर। रियो दी जेनेरो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला डैश दक्षिणी अमेरिका शहर है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला, यानी कि रियो पहला शहर था जहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर टूटी बस कोई गलती हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। बाकी अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लगती है तो आप बता सकते हैं, फिर मैं उसको एनालाइज करूँगी। हाल ही में एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा पहला राज्य है जिसके 100% गाँव खुले में शौच से मुक्त हैं? तो इसका सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिक्किम, यानी कि फर्स्ट वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने 49 में से डैश राज्यों में विजय प्राप्त की है। कितने राज्यों में विजय प्राप्त की थी? 29 राज्यों में, यानी कि फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। एवियन जो फ्लू है उसका संबंध किससे है? पक्षियों से है। रैमन मैग्सेसे सम्मान 2016 7 अन्य लोगों के साथ साथ डैश ने जीता। निकोलस पीटरसन ने, प्रेम भाटिया ने, कैलाश सत्यार्थी ने, या फिर टी.एम. कृष्ण ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी.एम. कृष्ण, यानी कि 55 का फोर्थ वाला। 2016 डूरंट कप फुटबॉल निम्नलिखित में से किसने जीता? नेरोका फुटबॉल क्लब ने, आर्मी ग्रीन ने, आइजॉल फुटबॉल क्लब ने, या फिर डीएसके शिवाजींस ने। तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्मी ग्रीन, यानी कि सेकंड वाला। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी की टीम का कप्तान कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश यानी कि 57 का थर्ड वाला। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य के लिए 2016 का जो नोबेल पुरस्कार था वो बॉब डायलन को मिला था, सी यानी कि 58 का सेकंड वाला। मई 2016 में BCCI का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ पे, यानी कि इंडिया फर्स्ट बायो CNG प्लांट इनॉग्रेट रिसेंटली इज लोकेटेड एट वेयर? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर क्या रख दिया? देखिए इसका नाम तो बंगाल हुआ था, अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ बंगाल सही है थर्ड वाला, बाकी बंगला उसकी क्या लैंग्वेज है। निम्नलिखित संचार कंपनियों में से कौन सी कंपनी का रिलायंस में विलय हुआ जिससे वह देश में चौथा बड़ा संचार संचालक बन गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एयरसेल थर्ड वाला। निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट सिटी सूची में अभी नहीं चुना गया है? नामची, ठाणे, पटियाला या फिर जलंधर? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2015 में निम्नलिखित में से किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीना डाबी। IDS के अंतर्गत काले धन को घोषित करने की तिथि कब समाप्त हो गई? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 30 सितंबर 2016। विजय रूपाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में डैश ने 2016 को शपथ दिलाई, यानी कि अगस्त में 2016 में शपथ दिलाई गई थी। नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना ने किस मध्य रात्रि को सर्जिकल ऑपरेशन किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 और 29 सितंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को निर्वाचित घोषित किया गया। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 9 नवंबर 2016 यानी कि फर्स्ट वाला। किनके बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? कर्नाटक महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु? तो यहाँ पे 69 का फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। किस खेल में साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता? बैडमिंटन में, 58 किलो कुश्ती में। साक्षी मलिक किसकी है? कुश्ती की है, तो 70 का सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना CDP वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सह संबंध को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अच्छे से कोरिलेट करती हैं साइंस को और लैंग्वेज लर्निंग के साथ में, कि किस तरीके से हम साइंस को लैंग्वेज लर्निंग के साथ में बच्चों को सिखा सकते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों से कहना कि वे किसी वैज्ञानिक विषय पर एक निबंध लिखें या फिर वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना, या फिर थर्ड वाला बच्चों को कहना कि वे प्रभाषिक शब्दावली को याद करें, या फिर भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ्यचर्या पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना। तो बताइए वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम साइंस को लैंग्वेज लर्निंग के साथ में रिलेट करके बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा देखिए राइट आंसर होगा, जहाँ बच्चा एक्टिव है वही सबसे बेस्ट होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। CDP आप सबने पढ़ी होगी या नहीं भी, अगर ज़्यादा पढ़ी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। KVS की PRT के लिए CDP की कंप्लीट कोर्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए, वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से, तो जब बच्चा एनवायरनमेंट में क्या करेगा, सर्च करेगा, विजिट करेगा, घूमेगा। व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना, जब बच्चा किसी भी एरिया में जाता है तो पूछता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा कैसे होता है, किस लिए होता है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको और बढ़ाते हैं। जब वो नए एनवायरनमेंट में जाता है, कहीं घूमने जाता है, तो वो नई चीज़ को देखता है, नई चीज़ें सीखता है। और उसके बाद में हम कहें कि विद्यार्थियों ने वहाँ पे जो भी देखा सीखा उसकी रिपोर्ट बनाई। जैसे उसने एनिमल्स कौन कौन से देखे तो उसको एनिमल्स वाली सीरीज़ में लिखे, जैसे उसने फ्लावर्स देखे, प्लांट्स देखे, उन सबको एक रिपोर्ट में तैयार करे। तो सेकंड वाला हमारा यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा हमारा कंप्लीटली एक्टिव है और इसमें क्या होगा, लर्निंग भी हो जाएगी, लैंग्वेज लर्निंग भी होगी और साइंस को भी वो तैयार करेगा। क्योंकि अगर हम उसको निबंध लिखने को कहते हैं तो ये बहुत स्मॉलेस्ट डोमेन हो गया, मतलब इसमें बच्चा उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, बस उसकी थिंकिंग डाइवर्ट होगी। लेकिन जहाँ बच्चे को सोसाइटी के साथ में इंक्लूड होने का चांस मिल रहा है वहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी कि 111 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड वाला। इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। आपको काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश में भी लेके आइए, तो फिर मैं इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रॉबल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? फ्रॉबल का नाम तो आपने सुना होगा, बच्चों की एजुकेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। ये भी मतलब मॉन्टेसरी एजुकेशन की बात करते थे। तो
अलौकिकता का सिद्धांत, एकत्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, या फिर स्वक्रिया का सिद्धांत। देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कभी कभी हिंदी की वर्डिंग बहुत हार्ड होती है कि हिंदी वाले बच्चे खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरनेचुरलिज्म, लॉ ऑफ यूनिटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो अलौकिकता का सिद्धांत है वो फ्रेडरिक फ्लावर का नहीं है, बाकी तीनों इनके ही हैं। तो 112 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हों, अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार। देखिए ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। बाकी इस को आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जा सके? अच्छी नैतिक कहानियाँ बताना, या फिर उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों और लोक प्रथाओं में अनुशासित करना, या फिर अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वे यानी बच्चे उसे एक आइडियल की तरह समझें, मॉडल की तरह समझें। उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना। देखिए महान व्यक्तियों के विषय में बताना, आप बताओगे बच्चा कुछ समय के लिए समझेगा, मोटिवेट होगा, बट इन द लास्ट भूल जाएगा। नैतिक कहानियाँ सुनाओगे, कुछ समय तक उसके दिमाग में रहेंगी, फिर कुछ नई खुरापें चीज़ दिमाग में आएगी, फिर भूल जाएगा। और समाज की अगर आप मतलब बच्चे हैं वो एकदम से हार्ड डिसिप्लिन रूल्स वगैरह इन सबको कहाँ मानेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा अपना टीचर की इन्फ्लुएंस में आता है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर टीचर उसको कभी गलत भी पढ़ा देती है, मतलब गलत का सेंस, कभी टीचर बाई मिस्टेक कोई चीज़ गलत लिखवाती है, तो बच्चा कहता है नहीं, अगर मेरी मैम ने कहा है कि 2 + 2 3 होता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं 2 + 2 4 होता है, तो वो अपनी मैम की बात को राइट मानेगा। मानता है नहीं मानता है, आप सबने बच्चे अपने घरों में देखे होंगे, तो वो जिद्दी होते हैं। उनको क्या है कि उनकी मैम उनको बता दें वही चीज़ उनको सही लगती है हमेशा। तो वो अपने टीचर को कैसे लेता है, एक आइडियल के तौर पे लेता है, एक मॉडल के तौर पे लेता है। जिस बच्चे की जो टीचर फेवरेट होती हैं वो एज्यूम करता है कि मैं उन टीचर की तरह बनूंगा। तो यहाँ पे सामाजिक मूल्यों के विकास की बात हो रही है, तो वो उन टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 114 का थर्ड वाला हमारा राइट हो जाएगा। नैतिक कहानियाँ वगैरह इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। एक बच्चे में संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है, मतलब कि उसमें कंजर्व करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है, और वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर भी सजा सकता है, यानी कि वाइस वर्सा। देखिए वाइस वर्सा क्वालिटी आ चुकी है, कंजर्वेशन की बात भी हो चुकी है, और उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। यानी कि बच्चा क्या करता है, डायरेक्टेड जो भी रियल इवेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है, यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट वाले होते हैं, उस पर भी वो मतलब परफॉर्म कर सकता है, उनके बारे में सॉल्व कर सकता है। बताइए ये बच्चा पियाजे द्वारा किस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था में है? पियाजे की थ्योरी में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो आप बताइए ये कौन सी अवस्था जिसमें कंजर्वेशन का गुण आ गया, वाइस वर्सा की प्रॉपर्टी आ गई, ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है, डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसको भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट वाले यानी कि अमूर्त वाले उसको भी वो अच्छे समझ पा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कॉन्क्रीट, यानी कि वो कौन सी अवस्था में है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी नंबर की होती है, क्या आप बता सकते हैं कि पहली आपकी कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज होती है फर्स्ट नंबर पे, तो हमारी ये वाली आती है। सेकंड पे कौन सी आती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। थर्ड पे कौन सी आती है? कॉन्क्रीट आती है। फोर्थ पे कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है। और बच्चा इस समय तीसरी स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पर होगा। तो 115 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती। ये तो बात सही है, सभी बच्चों की विकास की दर कैसी होती है? एक समान होती है। विकास सदैव रैखिक होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा। विकास क्या हमेशा एक सीधी ही गति में होता है? नहीं, ये हमारा गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट, बिकॉज डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो कि लगातार होता है, लेकिन रैखिक नहीं होता है, हम लीनियर नहीं कह सकते। विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हैं। हमने कल पढ़ा था अपनी सीडीपी की पहली क्लास में कि विकास में जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सब आपस में क्या करती हैं? कोरिलेट करती हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था पर प्रभाव डालती है। तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखिए मॉन्टेसरी जो शिक्षा विधि है इस पे जो भारत में जोर दिया है वो दिया है गीजूभाई बड़ेका ने, और वैसे ये फ्रोवेल वगैरह की दी हुई है। 117 का राइट क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं, वुड डिस्पेच की बात हो रही है यहाँ पे। शिक्षा के संबंध में इन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिए थे, काम किए थे।
किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे? शारीरिक विज्ञान संबंधी, सुरक्षा, या फिर आत्मसम्मान, या फिर सह संबंधता यानी कि बिलोंगिंगनेस। देखिए, अगर सब हमारी जो आज की नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या फिर हमारा जो NCF है 2005 का, वो किस बात पे जोर देता है? आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि सब बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाए जाएं। ये नहीं है कोई बच्चा में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको अलग रखा जाए। तो अगर कक्षा का 4 के बच्चे क्या हैं, कोई मतलब कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसको साथ रहना पसंद नहीं करती, तो वो क्या होगा, अच्छे से बॉन्ड नहीं बनेगा। वो जो बच्चा है जो डिसेबल है वो सबसे अलग ही हो जाएगा, और उसमें बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। फिलहाल ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पर क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 119 का राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हैं? नाम तो आपने सुना होगा, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो किससे जुड़े हैं? ये हमारे किससे कनेक्टेड है बताइए? ये प्रकृतिवादी से हैं, नेचुरलिज्म की बात करते हैं। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय, यानी कि जब वो इंटरेक्शन करती हैं, बातचीत करती हैं, वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं, यानी कि बच्चे की जो बातें हैं उसको अच्छे से सुनती हैं। वह बच्चों से स्नेह और हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह ये भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिव्यक्ति, यानी कि जो उनका प्यार है, उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। फिर भी वो विश्वास रखती हैं अंतोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए, श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? तो यहाँ पे वो किस शैली को मैनेज कर देंगे? उन्मुक्त, मतलब कि बच्चों को परमिशन दे रही हैं कि वो खुले आकाश में अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा डिसिप्लिन में रहकर बच्चों को वैल्यू दे रही हैं। क्योंकि टीचर को क्या कहा गया है कि जो क्लास होगी वो क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी। आप उस पर हावी नहीं हो सकते। आपको बच्चे को सुनना है, समझना है, उसके इमोशंस को जानना है। अगर आप बच्चों को डराओगे तो वो स्कूल ही नहीं आएगा, जो कि सरासर गलत है। 122 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता करना सीख जाएं, या वह अधिक स्पर्धात्मक बने और अपने कार्यों में सटीकता लाएं, या फिर वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सकें, या फिर वह सभी प्रकार की क्रीड़ाओं के मूल सिद्धांत सीख पाएं। तो जो प्रारंभिक विद्यालय स्तर होता है उसमें जो खेलकूद होता है बच्चों की किस प्रकार सहायता करता है? वो कहता है कि बच्चे में क्या सहयोग की भावना, जब बच्चा खेलकूद करता है, 4 बच्चों से बातें करेगा, जब वो 4 बच्चों से बातें करेगा तो उसकी उनसे हाई हेलो होगी, फ्रेंडशिप होगी, शेयरिंग की फीलिंग भी आएगी, और एक अच्छा मतलब कॉपरेशन वाली फीलिंग भी सीखेगा, समझौता करना भी सीखेगा। तो इससे उसकी लर्निंग हो रही है। 122 का फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेरण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज irrelevant when a teacher desire to adopt ICT based teaching learning approach for students। संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके, मतलब कि एक्सप्लोर कर सके। ये बात तो सही हो गई, ये तो सही है। हमसे पूछा जो सही नहीं है, विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या संगतता होनी चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी बात सही हो गई। विद्यार्थियों में उपलब्ध ICT उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए, कि जो विद्यार्थी हैं उसमें एबिलिटी हो कि वो ICT जो डिवाइस है उनको यूज़ कर सकें, या फिर ICT उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। तो यहाँ पे 3rd और 4th में बताइए कौन सा ठीक होगा? द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट गेन थ्रू ICT डिवाइस मस्ट बी अश्योर इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेरण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है, तो कौन सा सही नहीं है? मतलब एक टीचर डिज़ायर रखता है कि वो ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच अपनाएगा स्टूडेंट के लिए। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि आई थिंक 4th वाला मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी इसको मैं राइट आंसर मैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग 4th वाला, क्योंकि 3rd वाले में भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है, बट ज़्यादा मुझे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग 4th वाला लग रहा है। बाकी मैं इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और अगर आपको इसको ज़्यादा अच्छी से ज्ञान तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आर एंड पॉइंट्स ऑफ द पॉसिबल अचीवमेंट, या फिर उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं, या फिर उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, या फिर उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट होगा, वो उद्देश्य कैसे होते हैं? तात्कालिक होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट एंड अटेंटेबल गोल्स, जिसको आप पा सकें। तो ये वाला हमारे यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू ऑब्जेक्टिव एज एन एक्सपेक्ट ऑफ टीचिंग सम सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय टीचिंग का कौन सा एक पक्ष इसमें गलत है? उद्देश्य हमारे तात्कालिक नहीं हो सकते ना। उद्देश्य ये सब पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, बट सेकंड वाला गलत है। जो गलत है वही यहाँ पे सही है। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रविधियां, अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करें, या फिर अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के चयन और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, या फिर एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब जो सफल समावेशन है वो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी सबको करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए, व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रविधि, ये वाला सही है, ऐसा होता है। अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकारे, मतलब जो टीचर होता है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे जो भी लर्निंग आउटकम हो रहा है स्टूडेंट का, ये भी सही है। अध्यापकों के बाद ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, व्यक्ति की जो बच्चों की जो भी इंडिविजुअली नीड है उसको फुलफिल करे, ये भी सही है, बट फोर्थ वाला गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। यानी कि 125 का राइट क्या होगा? फोर्थ वाला होगा, कि एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। आपको कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं देना है इंडिविजुअल अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं अपने। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, और अध्यापक क्या करता है? उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी नाराज हो जाते हैं। सही बात है, एक आइडियल टीचर को ये शोभा नहीं देता कि अगर कोई बच्चा क्लास में कोई रॉन्ग आंसर दे तो आप उसको बैड बिहेव करो, उसको डांट दो। अगर आप उसको डांट दोगे तो बाकी बच्चे भी मतलब डर फील करेंगे। अगर उनको कुछ आता होगा फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वो आंसर ही नहीं देंगे इस डर के मारे कि अगर मैंने गलत बोला तो ये टीचर मेरी पूरी क्लास में इंसल्ट करेगा। तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए, और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं, ऐसा ही होता है। सो ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? ये इसे बोलते हैं हम विकैरियस पनिशमेंट, यानी कि प्रतिनिधित्व दंड। ऐसा करना एक टीचर को शोभा नहीं देता है। 127 क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। एक देखो, आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, क्लास 5 के स्टूडेंट को एक टीचर ने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उससे 2 क्वेश्चन पूछे कि वर्ग की क्या परिभाषा है और एक वर्ग की रचना करो। तो ये बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? इसमें हमारा देखो ज्ञान संश्लेषण, या फिर ज्ञान का प्रयोग, या फिर समझ और संश्लेषण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ये बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि क्या उसको समझ आया। पहला वाला क्वेश्चन क्या मापेगा? अगर बच्चे ने वर्ग की डेफिनेशन बता दी तो मतलब उसको समझ में आ गया। समझ दूसरा वाला वर्ग की रचना का मतलब वो जो भी उसने वर्ग के बारे में सीखा है उस वर्ग को वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है, यानी कि अपने ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधी में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा? मतलब कि एक टीचर है, क्लास 5 के बच्चों हैं, उनके मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कुछ सिखाने की लिए एक भूमिका का अभिनय करने को कहती है, मतलब एक प्ले करने को कहती है, नाटक करने को कहती हैं। इसके लिए कौन सा उपकरण अच्छा है? तो समाज मित्ति, या फिर आमने सामने का साक्षात्कार कराना, प्रश्नावली, या फिर मूल निर्धारण मापने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समाज मिति, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसके अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।
अपने विचारों में वह दृढ़ है और परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्क आधार देने में थोड़ा समय लेती है। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो परंतु बच्चे अपमानित अनुभव ना करें। मतलब कि देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने पे काम नहीं चलेगा, पूरा ऐसे लग रहा है लिखा हुआ। इसको दूसरी बार पढ़ते हैं तब जाके हमको अच्छे से क्लियरिटी होगी। एक क्लास 5 में जो टीचर हैं सुश्री सैलजा, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों की जो विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धि हैं और जो उनके सामाजिक व्यवहार हैं उसके संबंधी उनकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। उनके अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा का जो परिवेश हो वो स्नेही होना चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला हो और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वे दृढ़ है परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लगा देती हैं। मतलब अब डिसिप्लिन सब कुछ रखती हैं, लेकिन अगर कक्षा संबंधी कोई नियम है उसको जो लॉजिक पेश करना है उसमें उनको टाइम लगता है। उनका विश्वास है कि विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो परंतु बच्चे मतलब इंसल्ट फील ना करें, बच्चे ह्यूमिलिएट ना हो। सो बताइए वह कक्षा संचालन की किस शैली का पालन करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा हस्तक्षेप, सत्तावादी या फिर उन्मुक्त या फिर प्रामाणिक। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बताइए। सत्तावादी, सत्तावादी कहेंगे हम इनके लिए क्या। यहाँ पे जो ऑथराइज, ये सेकंड वाला ही वहाँ करेक्ट होगा। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मकता लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। ये विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया। मतलब क्या कर रहा है विद्यार्थी, देखिए अच्छा निबंध भी लिख पा रहा है, लघु कथा भी लिख लेता है, व्याख्यान भी दे सकता है और प्रयोग की योजना बनाकर भी प्रस्तुत करता है और विभिन्न क्षेत्रों में से अधिगम में जो समस्या आती है उसका समाधान भी कर लेता है। तो इसमें तो अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है जिस लेवल को प्राप्त कर लिया। देखो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। संश्लेषण होगा, समझ होगा, एप्लीकेशन होगा या फिर विश्लेषण होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एनालिसिस करना। बच्चा सब कुछ कर पा रहा है ना, लिखना, बोलना, एनालाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी क्वालिटी उसके अंदर आ गई। मतलब वो एनालाइज करने की जो पावर है उसके अंदर अच्छी हो चुकी है, एनालाइज में हमारा सब कुछ आ जाता है। तो 130 का फोर्थ वाला करेक्ट है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपी हम जिसे कहते हैं, जेडपीडी बहुत पढ़ा होगा आपने वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट के अंदर। ये क्या होता है, बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण करना, ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं करता है या फिर ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में हो। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला, कि ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूरा करने के लिए बच्चा लर्निंग प्रोसेस में लगाए। 131 का राइट क्या होगा, सी। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्शन रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं या फिर इसके योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होते हैं या फिर इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक है। तो जो क्रियात्मक शोध है उसके संदर्भ में कौन सा ठीक नहीं। देखिए इसके निष्कर्ष जो होते हैं वो उपचार के उपाय होते हैं एक तरीके से। अगर हम किसी भी एक्शन पे रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो क्या है, तरीके से उसका कॉन्क्लूजन हुआ, तो ये तो सही हो गया। योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है क्लासरूम टीचिंग में, यस ये भी सही हो गया, लेकिन इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड। सो ये हमारा रॉन्ग है और जो रॉन्ग है वही यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है। अभिप्रेरणा, मॉडलिंग, अधिगम या फिर प्रत्यक्षीकरण में। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मिलने के बाद एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसमें जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है लर्निंग। लर्निंग क्या है, जो भी आप सीखने के बाद जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या होता है। देखिए ट्रायल एंड एरर की जो लर्निंग है वो किसकी दी हुई है, थॉर्नडाइक की है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, सिंपल सा आंसर है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा 2005 यानी कि एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ 2005 के निर्माण में से केंद्रित एजेंसी कौन सी, एनसीईआरटी है। तो 135 का सेकंड वाला राइट हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार
प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है। मतलब एक विद्यार्थी है, उसको एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने या फिर किसी गलत काम के लिए मतलब मेमोराइज करा रहे हैं, तो अध्यापक कैसा शाब्दिक या गैर शाब्दिक संकेत का उपयोग करेगा। तो यहाँ पे होगा क्यू संकेत देना। 137 पे आते हैं। थॉर्नडाइक के मत अनुसार, ये तो रिपीट वाला ही पेज है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर या फिर परीक्षा की योजना या फिर निर्धारित उद्देश्य। यानी कि अध्यापक द्वारा किसी विषय की जो विषय वस्तु है उसको प्रेजेंटेशन करना है, उसके संबंध में कौन सा रॉन्ग है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज रॉन्ग आंसर, यानी कि 137 का सी वाला। वर्तमान कक्षा की अपेक्षाएं, ये भी डिपेंड करता है कि भैया रिसोर्सेज हैं भी नहीं है कोई भी चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ पे। दूसरा, विद्यार्थियों का उस लेवल का कॉग्निशन है भी कि वो समझ पाएंगे प्रेजेंटेशन को। तीसरा, जो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स हैं उस प्रेजेंटेशन देने के पीछे वो फुलफिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें तो इस पर डिपेंड है, बट परीक्षा योजना का हमारी प्रेजेंटेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियम तथा मॉनिटरिंग करती है। विच अमंग इज द फॉलोइंग रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा, भारतीय पुनर्निर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रासंगिक है, यानी कि गलत है। अध्यापक ये सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम है, या फिर अध्यापक ये सुनिश्चित करें कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सकें, या फिर बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कक्षा में इफेक्टिव लर्निंग इंश्योर करने के लिए कौन सी एक्टिविटी रॉन्ग है। देखिए, अध्यापक ही सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम। ये बात सही है। अगर 5th क्लास के बच्चे को आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। उसमें अभी इतनी मतलब एबिलिटी नहीं हुई होगी, या उसका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो 9th 10th की ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सके। तो ये तो हमारा सही हो गया। अध्यापक ये सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। हमको पता है कि 1st to 5th में जो आगमन विधि होती है हमारी, उसमें एग्जाम्पल से रूल की ओर चलते हैं। बच्चों को हम पहले एग्जाम्पल देंगे, देन रूल पे लेके आएंगे, तो उनको स्टेप वाइज सिखाते हैं। ये नहीं है एकदम से हम बड़ा सा क्वेश्चन ले आए, बच्चे तो हिल जाएंगे वैसे ही। तो यहाँ पे ये भी सही है। कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके। पिन ड्रॉप साइलेंस तो होनी ही नहीं चाहिए। तो पिन ड्रॉप साइलेंस से वहाँ पर लर्निंग नहीं हो रही है। अगर आपको लर्निंग करानी है तो वहाँ पर कभी पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होनी चाहिए। अध्यापक सेंटर में नहीं होगा, बच्चों सेंटर में होगा। सो यहाँ पे 139 का थर्ड वाला सही होगा, जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। अब तक मैंने 15 का, 17 का, 18 का करा भी दिया है। खेल ही बच्चों का कार्य है, सर्वप्रथम किसने कहा था, ये कहा गया है। देखिए, इसका आंसर फ्रोबेल भी हो सकता है और मॉन्टेसरी, दोनों ही सही हैं, लेकिन सबसे पहले मॉन्टेसरी ने कहा है। बाकी फ्रोबेल भी बच्चों के लिए खेल की भी बात करते हैं। इन्होंने बच्चों को बगीचा भी कहा है। फिर भी एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर मॉन्टेसरी ही है। विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। समूह में परियोजना कार्य करना, संवाद कौशल करना, या फिर प्रयोगशाला क्रियाकलाप और प्रयोग, या फिर लेखन कौशल। सो कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन इन साइंस, एटलीस्ट सम फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी बेस्ड। साइंस में अगर आप जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसका बेस क्या होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए कि प्रयोगशाला क्रियाकलाप। बच्चे को साइंस में एक्सपेरिमेंट कराओ, लैब की एक्टिविटी कराना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि हम उसको रटवाएंगे। जहाँ बच्चा एक्टिव, देखो सबसे अच्छा है सीडीपी के आंसर को मार्क करना। जिस क्वेश्चन में बच्चा जितना एक्टिव है वही आंसर के राइट होने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं होता कि हमको सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं, लेकिन हमें एलिमिनेट पावर का यूज़ करना चाहिए। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक ये जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबंध है। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, परीक्षण की वैधता, परीक्षण की विश्वसनीयता, विषय वस्तु का विस्तार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा परीक्षण की वैधता। मतलब कि प्रश्न पत्र का निर्माण करने के बाद अध्यापक क्या जानना चाहता है कि जो भी उसके मतलब स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्लान करें कोर्स के लिए, उसको फुलफिल करेगा नहीं करेगा।
निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है और मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूलन करना चाहिए। भौतिक वातावरण सीमित होता है। अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा, अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव, निर्देशन और हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देखिए ये कौन बात करते हैं कि मतलब कौन सी वो दार्शनिक विचारधारा थी, आपने पढ़ी होगी सुकरात वगैरह की, जिसमें कहा गया है बच्चे को खुला छोड़ दो। जब वो खुले इन्वायरमेंट में जाएगा, गलतियाँ करेगा, तो वो खुद ही सीखेगा। जैसे कि अगर कुछ बच्चे होते हैं कितना भी समझाओ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो खुद मिस्टेक नहीं करते हैं तभी सीखती हैं। अगर आप दबा के रखोगे तो वो मतलब नेगेटिव वाले तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों को कभी दबा के मत रखो, उसको फ्री छोड़ दो। वो नेचर के साथ जब टच में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, वो अपने आप सीखेगा, लर्निंग बाई डूइंग। तो यहाँ पे हमारा ये जो इस तरीके की बातें कौन करती हैं, प्रकृतिवादी करते हैं। तो 143 का फोर्थ करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन करना। ये तो कोई बात नहीं होती कि हम बार बार उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो बच्चा तो और टेंशन के मारे स्कूल नहीं आएगा। फिर शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य धनात्मक संबंध यानी कि पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये बात तो करेक्ट है। निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क मतलब क्लोज टीचर पेरेंट इंटरेक्शन, या फिर उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था या फिर इंस्ट्रक्शन एट अ हायर लेवल। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा बी और डी, यानी कि ये सेकंड वाला 144 का हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या कहलाती है। मतलब द अनस्पोकन ऑन इम्प्लिक्ट academic, social and cultural messages that are communicated to students while they are in school constitute, वो हमारी कहलाती है हाइडन करिकुलम। मतलब पढ़ाई के साथ में जो बाकी सोशल नॉलेज सीख रहा है कि उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी से बातचीत करनी है, कैसे रिलेशन बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें तो ये क्या आती हैं, हिडन करिकुलम में। करिकुलम में तो अलग से नहीं पढ़ाया गया है ना कि आपको फलाना रिश्ता को कैसे चलाना है, कैसे किसी से बात करनी है, सारे मैनर्स बच्चा अलग से सीखता है। तो ये किस में आते हैं, हमारे हिडन करिकुलम में आते हैं। 145 का थर्ड करेक्ट है। संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है। संघीय सूची में हमें पता है शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का भाग है। पाठ्यचर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पाठ्यचर्चा आदेशात्मक होती है। क्या करिकुलम को पर्सपेक्टिव नेचर मतलब आदेश दिया, नो, ये वाला हमारा राइट होगा क्योंकि यहाँ यही रॉन्ग है। पाठ्यचर्चा के संबंध उस समस्त पाठ्यवस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जा रही है, ये बात तो सही होगी भैया। पाठ्यचर्चा विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ये बात भी सही है। अब ये थोड़ी ना कि मैथ्स का टीचर आके हिंदी पढ़ाएगा आपके लिए, मैथ्स का टीचर अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। तो उनका जैसे हर सब्जेक्ट के टीचर अलग होते हैं वैसे ही हर सब्जेक्ट का करिकुलम भी अलग होता है, ये तो नॉर्मल बात है। पाठ्यचर्चा का क्षेत्र व्यापक होता है, करिकुलम का क्या होता है, वाइडर स्कोप होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। तो 147 का फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए। देखो स्किनर किसकी बात करती हैं, दी इन्फोर्समेंट पेवलन की बात करते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है टेंशन की बात नहीं है, हमारे चैनल पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देश्य, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। ये किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संदर्भित है। मतलब कि एक विद्यार्थी जिसको एक कहानी बताई गई है तो जो कहानी की मुख्य घटनाएं हैं उसको व्याकरण के शुद्ध रूप में वो बता पाए। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हुई है यहाँ पे। मूल्यांकन होगा, समझ होगा, ज्ञान का प्रयोग होगा या फिर संश्लेषण होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन की बात आएगी क्योंकि बच्चा क्या है कहानी को पहले सुन रहा है फिर उसको एडजस्ट करेगा शुद्ध रूप में, तो यहाँ पे अपना ही समझ का उपयोग करेगा। बाकी इसका वैसे एप्लीकेशन भी सही हो सकता है, इस बारे में एक मिनट 149 वाले को भी हम मार्क करते हैं, आपको पिन कमेंट में इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए, बाकी आप लेकिन थर्ड वाला भी करेक्ट लग रहा है, थोड़ा डाउट में हूँ मैं, सही ही आंसर बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी किसी भी चीज़ का। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन तैयार करना, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारा एनालाइज का पार्ट है। भैया इतना सब कुछ बच्चा कर रहा है तो सिर्फ इवोल्यूशन नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं है, क्या कर रहा है बच्चा, एनालाइज कर रहा है ना, इसमें सब कुछ आता है एनालाइज में। तो 150 वाले का हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी 149 को एक बार फिर से पढ़ते हैं, चेक करते हैं। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं के व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। मतलब कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट वुड बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट ऑफ अ स्टोरी इन ग्रामेटिकली
करेक्ट लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निशन। मतलब एक बच्चा किसी स्टोरी को सुनने के बाद में उसको ग्रामेटिकली अपनी लैंग्वेज जो भी उसका लेवल है कॉग्निशन का उसके अकॉर्डिंग सही कर सकता है। तो बेसिकली वो अपने ज्ञान का यूज़ कर रहा है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर समझ ही होगा। जहाँ तक 95% मुझे इसका आंसर सेकंड वाला ही करेक्ट लग रहा है, बाकी 5% जो मुझे डाउट है आई विल बी पिन ऑफ दिस कमेंट। ओके फ्रेंड्स, एंड मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि मैंने अब तक आपको प्रीवियस ईयर KVS PRT के 4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी 2013 का 2010 का भी आपको जल्दी मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्व पेपर। एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस बनाने में। बाकी CDP और हिंदी की क्लासेस कल से कंटिन्यू हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, तैयारी को अच्छे से करिए। बाय, थैंक यू। अब हम हमारा मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें मैट्रिक्स है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करते हैं, रो या कॉलम में एक पैटर्न बन रहा होता है, उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पुटअप करते हैं। देखिए 3 + 9 कितना होता है, 3 + 9 क्या होता है, 12 होता है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है। नीचे देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। 5 + 25 भी कितना होता है, ये 30 होता है। तो यानी कि 5 + 25 को जोड़ने पे 30 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, 7 और 49 को जोड़ना है, जो कि हमारा कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जो पूरब की दिशा में चलना आरंभ करता है, उसके बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है, कुछ दूर चलकर फिर दाईं तरफ मुड़ जाता है, उसके बाद फिर दाईं तरफ आधा मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए आधा मुड़ने का मतलब होता है 45 डिग्री से। अब आप देखिए, आप जब भी ये डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके दिमाग में ये वाली फिगर होनी चाहिए कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये वाला ईस्ट होता है। तो फिर देखिए एक व्यक्ति पूरब की दिशा में चलना आरंभ करता है, तो ये व्यक्ति है हमारा, ऐसे पूरब में चल रहा है। फिर वह बाईं तरफ मुड़ गया। जब आप ईस्ट की तरफ आपका फेस होता है तो उस समय जो आपका बायां होगा वो ऊपर होगा। फिर कुछ दूर चलकर फिर वह दाईं तरफ मुड़ गया। जब आप नॉर्थ में फेस है आपका तो आपका दायां इस साइड में आता है। उसके बाद फिर दाईं तरफ आधा मुड़ गया। अब आपका फिर ईस्ट में आ रहा है ना फेस, तो आपका दायां कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा ये। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4th वाला। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 2 पैटर्न है। ये आपको देखना है कि 161 का जो संबंध 23 के साथ में है वही 98 का किस संख्या के साथ में होगा। देखिए अगर 161 को मैं 23 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। क्योंकि 7 देखिए 23 × 7 कितना होता है, 7 3 21, 7 2 14 16। यानी कि 23 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे 161 आता है। तो इसमें से मैं कौन सी नंबर लूँ जिसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पे 98 आ जाए। 24 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा आएगा, 7 7 जा 49। 21 में भी 7 से करोगे तो कम आएगा, तो ज़्यादा आएगा। लेकिन 14 देखिए 14 × 7 कितना होता है हमको पता है, 14 × 7 98 होता है। तो यहाँ पे 4th वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आता है, ये कैसे करते हैं, आपको जो लेटर्स दे रखे होते हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ पे ट्रांस तो सब में दे ही रखा है, लेकिन फिर ये P, इसमें L है, इसमें F है, इसमें M है, ये डिफरेंस है। स्टार्टिंग के तो 5 लेटर सब में सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा L पहले आता है, F पहले आता है, F पहले आता है E F G H I J K L। तो 3rd वाला जो वर्ड होगा वो इन चारों वर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले रखा जाएगा। तो 74 का 3rd वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है। यदि एक कूट भाषा में हार्ड को 1357 लिखा गया है, देखिए यानी कि जो हार्ड है उसकी जो वैल्यू है HARD वो कितनी है, 1357। सॉफ्ट को लिखा गया है SOFT। सॉफ्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2468। 2468। तो फिर 21458 को क्या लिखा जाएगा, देखिए 2 हमारा ये है, 2 को क्या लिखा जा रहा है, 2 को S लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। 4 कहाँ पे है, 4 हमारा ये है, 4 को O लिखा गया है, और 5 को R लिखा गया है, और 8 को T लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, SHORT शॉर्ट। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x की। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो x की वैल्यू दे रखी है 1, वो आपको इस इक्वेशन में डाल देनी है और फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है। ट्राई करती हूँ, थोड़ी सी आपको शायद लिखा हुआ क्लियर ना हो क्योंकि थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है इसलिए। देखिए 3 + 5 / 1, ओके।
दूसरी वाली क्या है, 9 माइनस 15 अपॉन में 1 प्लस 25 अपॉन में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। इंटू में 9 माइनस, देखो ये 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 में से 15 का कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 19 होगा, और 19 8 से कितना होता है हमारा 152। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 152। तो सेकंड वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों देखते हैं। एक मिनट, क्या लिखा आ गया। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि HCF और LCM, दो संख्याओं का 10 और 840 दे रखा है। इफ़ वन नंबर इज़ 120 फाइंड द अदर। आपने भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, HCF इंटू LCM बराबर हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये थोड़ा पढ़ा होगा आपने वाला फॉर्मूला। HCF इंटू LCM क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा HCF है वो 10 दे रखा है, LCM है 840 दे रखा है। हमें जो नंबर पूछ रहा है उसको x मान लेते हैं। इंटू में एक संख्या दे रखी है 120, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 120 को इसके नीचे ले आएंगे, ओके, और फिर इसको काट देंगे यहाँ पे, फिर ये 120 हट जाएगा, 120 यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद में इसको जब आप काटोगे 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, और 10 7 जा 70, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके, आपने पढ़ा होगा अच्छे तरह से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए व्यंज चित्र निम्न में से किन समूहों को दर्शाने के लिए उपयुक्त हैं। तो देखिए ये क्या है, ये बड़ा वाला जो हमारा गोला है उसके अंदर दो छोटे गोले आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों छोटे गोले बड़े वाले गोले के अंदर यानी कि उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये अध्यापक छात्र लिपिक होगा, या फिर अध्यापक पुरुष महिलाएं होगा, या फिर पुरुष कार्य करने वाले या लेखक होगा, या फिर महिलाएं माताएं नर्स होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अध्यापक पुरुष महिलाएं, क्योंकि अध्यापक ये जो ए है उसको हमने अध्यापक मान लिया, सही है। और अंदर क्या है, पुरुष है महिलाएं, क्योंकि अध्यापक पुरुष भी हो सकती हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं, कॉमन है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना हम 79 वाला। उसको देखो, 3 ठोस घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। 3 सॉलिड क्यूब हुज एजेस आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्ट टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज। देखो ये हमारे पास 3 सॉलिड हैं, ठीक है, इस तरीके की समझो। 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर का। इसको पिघला के एक बड़ा सा सॉलिड बनाया गया है क्यूब। ये स्क्वायर है बट आप इसे क्यूब अज्यूम कर सकते हो, ओके। फिर वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है हमारे 3 क्यूब का वो नए वाले क्यूब के इक्वल है। तो वॉल्यूम, इसको मैं अलग से करूँ, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्क्रीन आ गई हमारे पास सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो जो वॉल्यूम है हमारा 3 क्यूब का वो कितने के इक्वल है, न्यू वाले क्यूब के इक्वल है, न्यू वॉल्यूम जो आएगा, ओके। तो हमको पता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो 3 साइड 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये सारे क्यूब जब आप करोगे तो इसका हमारा 216 आ जाएगा। 216 इक्वल्स टू क्या आएगा, साइड का क्यूब आएगा, क्योंकि हमारा बराबर में क्या चल रहा है, नए वॉल्यूम का हमें क्यूब निकालना है, वो भी हमारा साइड क्यूब होता है। साइड को अगर मैं x मान लूँ तो 216 का जो क्यूब रूट है वो मेरा 6 आ जाएगा। यहाँ मेरी जो x की वैल्यू है 6 आ गई, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख लेना, क्योंकि फिर मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। 6 इंटू साइड हमारी कितनी आई निकल के, 6 आई थी, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 216। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को डाल देना फिर सॉल्यूशन देखना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं स्क्रीन पे लिखती तो मैं लिख नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं आगे हम।
4 प्याले चाय और 7 प्याले कॉफ़ी का मूल्य 135 रुपये है। कॉफ़ी के एक कप का मूल्य चाय के एक कप के मूल्य का दोगुना है। 2 प्याले चाय और 1 प्याला कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा? देखिए 4 चाय हैं हमारी, सही है, और 7 कॉफ़ी है हमारी। कॉफ़ी को मैं सी से शो करती हूँ, जिसका कॉस्ट हमारी 135 है। फिर वो कह रहा है कि कॉफ़ी के एक कप का मूल्य चाय के एक कप के मूल्य का दुगना है। अगर मैं मानूँ मेरी चाय x रुपये की है तो मेरी कॉफ़ी कितने की हो जाएगी? कॉफ़ी होगी मेरी 2x की हो जाएगी। क्लियर? इतनी सी बात। फिर वो हमसे कह रहा है 2 प्याले चाय और 1 प्याला कॉफ़ी का मूल्य कितना है। इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ, बड़ा करके स्क्रीन। अब ये स्क्रीन खाली हो गई। देखिए वो क्या पूछ रहा है हमसे, 2 चाय और 1 कॉफ़ी। एक कॉफ़ी को हम COF लिख देते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी? ऊपर हमने देखा चाय जब हमारी x रुपये की है तो कॉफ़ी हमारी 2x की है। ओके, और जो हमारी इक्वेशन थी कि 4 चाय में 4 चाय कितने की होंगी? तो 4x की होंगी, और कॉफ़ी कितने की हो जाएगी? 7 × 2x की होगी। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, क्योंकि एक कॉफ़ी का मूल्य कितना है? 2x है, तो 7 कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? 7 × 2x होगा, और इनका योग कितना है? 135 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4x + 7 × 2x कितना आएगा? ये हमारा 18x आ जाएगा। 18x = 135। फिर x की वैल्यू जो निकल के आएगी, इसको काटोगे आप तो वो आएगी 7.5। तो हमें x की वैल्यू आ गई, तो हम ईजिली 2 चाय 1 कॉफ़ी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 चाय की वैल्यू कितनी होगी फिर? 2 × 7. इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। देखो 2 चाय और 1 कॉफ़ी आप लोग समझ जाना थोड़ा सा। एक चाय की हमारी जो वैल्यू आई x की वो कितनी है? 7.5 है। तो 2 चाय की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 7.5। और 1 कॉफ़ी की वैल्यू कितनी होगी? कॉफ़ी की वैल्यू क्या है? कॉफ़ी की वैल्यू 2x दे रखी है एक कॉफ़ी की, तो 2 × 7.5। ये हमारा कितना आएगा? जोड़ोगे ये 15 15 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 30। देखो यहाँ पे मैंने 2x वैल्यू रखी है, क्योंकि हमारी जो एक कॉफ़ी है उसका मूल्य कितना है? 2x है, और हमारी जो चाय है, क्योंकि चाय के मूल्य से दुगना है, इसलिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा लिखने में इशू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस सीरीज़ को पूरा करना है। पी आ रहा है तो आप पहले क्या लिखो? पी लिख दो आप भी, कि यहाँ पे जो पूछा जाता है वहाँ पी आएगा। फिर A B C D, तो डी के बाद क्या आता है? ई आता है। फिर देखो Z Y X W, यानी कि जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो उल्टा चल रहा है। जेड से स्टार्ट हुआ है, जेड के पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू से पहले वी आता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, मोहन, करीम और जॉर्ज की जो औसत आयु है 27 वर्ष है। इन तीनों की आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो जॉर्ज और करीम की आयु का अंतर क्या होगा? देखो अगर हम इनकी सबकी आयु x मान लें तो हमारी इन तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। 3x:4x, और कितने के बराबर है ये? 27 × 3। अब मैंने × 3 क्यों किया? देखो ये दे रखा है एवरेज 3 लोग का, तो एवरेज को जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो जितनी वैल्यू दे रखी होती है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 3 लोग दे रखे हैं तो मैंने जो एवरेज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 5 लोगों का एवरेज दे रखा होता तो मैं एवरेज में 5 से मल्टीप्लाई कर देती। समझ में आ गया आप लोगों को? तो 2x + 3x + 4x, इसको जोड़ोगे आप तो आपका होगा 4 + 3 7, 7 + 2 9x। 9x = 27 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी, वो क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी काटने के बाद। अब हमसे पूछ रहा है जॉर्ज और करीम की आयु। देखो जॉर्ज की आयु कितनी है? 4x है, और करीम की आयु कितनी है? 3x है। इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रख देंगे। इसको हम बड़ा करते हैं पहले, तब हम रख पाएंगे, वरना लिख नहीं पाते। देखो जॉर्ज की आयु कितनी है? 4x है, तो x की जगह क्या आएगा? 9 आएगा। 9 4 = 36। ये तो जॉर्ज की आयु आ गई। फिर करीम को हमने कैसे शो किया है? उसकी आयु 3x है, तो 3 × x की जगह 9 आएगा 27। पूछ रहा है हमसे डिफरेंस, तो 36 में से 27 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 9। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9। यहाँ पे राइट आंसर सेकंड वाला होगा। इस पे निशान लगे हैं, उसको फॉलो मत करना, वो गलत दे रखे हैं वैसे भी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 घनों का आयतन का अनुपात 1:125 है। एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या? देखो 2 घन दे रखे हैं हमारे लिए, इस तरीके के मान लो, इनको घन ही मान लो अभी। तो उनका वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 दे रखा है 1:125। तो इससे हमारी जो साइड होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, और 5 आ जाएगी। कैसे आएगी? हमको पता है साइड वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, तो हमारी साइड क्या होगी? 1 और 5 होगी। अब हमसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। मैंने अभी आपको पीछे बताया था सरफेस एरिया कितना होता है हमारा। इसको हम सॉल्व करते हैं बड़ा करके। देखो
दोनों घनों की जो साइड आ गई वो 1 आ गई, 1 मिनट, 1 और 5 आ गई। अब सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है S1 रेशियो S2। सरफेस एरिया को हम ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है, 6A1 स्क्वायर रेशियो 6A2 स्क्वायर। इस पर कुछ नहीं करो, एक ही जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 रेशियो 25 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, 150 होता है। फिर इसको काटोगे, 6 से 150 जाएगा, अब 6 1 जा 6, सॉरी 6 2 जा 12, 5 यानी कि 1 रेशियो 25 हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये देखिए सॉरी, किन दो सतत पूर्णांकों के मध्य √113 आता है, बिटवीन विच टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स डज 103 लाए। तो किन के बीच में आता है, देखिए कैसे करोगे। अब आप देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर की फॉर्म में, और 11 को कैसे लिखते हैं 1 2 1, तो 113 इनके बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। 7 को करके देखोगे 49 आता है, 8 का 64 आता है, इसके बीच में तो 113 नहीं आ रहा, क्योंकि अंडर रूट में दे रखा है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए 85 वाला क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा टिगड़म है, इसलिए। वैसे तो इजी है लेकिन कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं स्क्रीन पे क्लियर कर लूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। बेटी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। व्यक्ति की आयु अपनी बेटी के जन्म के समय क्या थी। मान लो इन वाले क्वेश्चन में ना हम पीछे से शुरुआत करते हैं तो हमारे इजी पड़ते हैं। मान लो जो मैन है उसकी जो एज है वो कितनी है, M है, ठीक है। फिर जो वाइफ है उसकी एज कितनी है, वाइफ की एज हमारी W मान लो, और डॉटर की एज हमारी D मान लो, इस तरीके से मान लो। फिर वो हमसे कह क्या रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, 9 वर्ष है। सॉरी, बेटी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। इसे मैं आगे सॉल्व करती हूँ, 1 मिनट। पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। इसको बड़ा करते हैं, पहले स्क्रीन को जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन हट जाएगा, बस ये होगा। देखिए मैन है वो क्या है, अपनी वाइफ की एज से 5 साल बड़ा है। वाइफ क्या है, अपनी बेटी की एज की 3 गुनी है। और बेटी की एज कितनी है, बेटी की एज हमारी कहाँ थी, बेटी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। बेटी की जो एज है वो 9 ईयर्स है। यानी कि मैन की जो एज होगी वो वाइफ की एज से 5 साल ज़्यादा होगी। ये पहली क्वेश्चन हो गई। वाइफ की जो एज है वो कितनी है, डॉटर की एज की 3 गुनी है, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। और जो डॉटर है वो उसकी करेंट एज कितनी है, 9 है, ये तीसरी क्वेश्चन हो गई। तो मैं इसमें क्या करूँगी, डॉटर की जो वैल्यू है वो उठा के किस में रख दो, वाइफ वाली सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो वाइफ की एज कितनी निकल आएगी, 27 निकल आएगी। वाइफ कितने की है, 27 की है। और वाइफ की जो उठा के मैन की एज में रख दो तो कितना निकल आएगा, 27 + 5 32, यानी कि मैन की एज कितनी है 32 है, वाइफ की 27 है। फिर हमसे वो क्या कह रहा है कि मैन की एज उस समय क्या थी जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था, तो वो 9 साल कम की है, तो यानी कि उस समय मैन की एज कितनी होगी, 32 में से 9 ईयर्स माइनस कर दो, 32 - 9 कितना हो जाएगा, 23। देखिए 23 दे रखा है हमारा आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए इस वाले में आपको क्या करना है, एक आपको ये तरीका दे रखा है सॉल्व करने का, इसको फॉलो करना है। A* B को हमने 2A + B माना है, तो ये जो आपका 3 4 है ना, इसको भी ऐसे ही लिखोगे, 3 ब्रैकेट 3 + 4, ओके। इसको कितना आएगा, 4 + 3 7 7 2 14, तो फिर 2 * 14। आप इसको फिर से इसी तरीके से लिखोगे, 2 ब्रैकेट में 2 + 14 यानी कि 32 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 32 होगा। अब इसको देखते हैं। एक परीक्षा में कुल प्रश्न 2 अंकों के तथा कुछ 4 अंकों के थे, यानी कि एक एग्जाम है जिसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। एक छात्र ने 15 प्रश्न ठीक हल करके 40 अंक प्राप्त किए। उस छात्र ने 2 अंकों वाले कितने प्रश्न ठीक हल किए। मतलब एक बच्चा है जो 15 प्रश्न सही करता है, फिर उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि उस छात्र ने 2 अंकों वाले कितने क्वेश्चन की। इसको हम अज्यूम करके करते हैं कि 15 क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 है। अब ऐसे इसको ब्रेक डाउन करो कि आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन हो और 4 नंबर के क्वेश्चन का जो एडिशन होगा 40 होगा। सपोज़ करो अगर बच्चा 8 क्वेश्चन 2 नंबर के करता है तो कितने बचे, अगर वो 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले करता है तो 7 बचे। 8 8 दूनी 16 और 7 चौक 28, क्या इसके जोड़ने पे 40 आता है,
नहीं आ रहा, यानी कि ये वाला पैतरा फेल हो गया। अब देखो, अगर बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए होंगे 2 नंबर वाले और 5 क्वेश्चन किए होंगे 4 नंबर वाले, तो इसके जोड़ने पे 40 आएगा, 10 दूनी 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, यानी कि बच्चे ने 2 अंकों वाले कितने क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन, तो 87 का सेकंड वाला सही हो गया। इस तरीके से हम बिना सॉल्व किए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है, किसी महीने में 5 शनिवार हैं, महीने का अंतिम दिन भी शनिवार है, महीना 31 का, यानी कि 31 तारीख को सैटरडे था। अब इसके पीछे कर लो, तो तीसरा शनिवार उस महीने को किस तारीख को होगा, देखो 31 को था, फिर 24 को पड़ा होगा, फिर 17 को पड़ा होगा, फिर 17 के बाद 9 को पड़ा, 10 को पड़ा होगा, 10 के अलावा 3 को पड़ा होगा। ये सीक्वेंस चला होगा हमारा। वो हमसे पूछ क्या रहा है, तीसरे का पूछ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, तो यानी 17 तारीख को तीसरा शनिवार था। देखिए एक लाइन में खड़े 37 लोगों में ए और बी का ऊपर से क्रमशः 10वां और 16वां स्थान है, उन दोनों के नीचे से कौन से स्थान होंगे। देखिए इसको हमें किस तरीके से करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक लाइन बना दो, ठीक है। इसमें हमें मान ली ये वाला स्थान ए का है, ये वाला स्थान बी का है। ए की जो वैल्यू है ऊपर से वो 10 है, बी की वैल्यू ऊपर से 16 है, पूरे बच्चे कितने हैं 37 है, तो नीचे से स्थान क्या हुआ, देखो पहले मैं किसका निकालूँ, अगर मैं पूरे बच्चे 37 हैं, ओके, माइनस कर दूँ, अगर मैं 10 ए की वैल्यू निकाल रही हूँ प्लस 1 कर दूँ नीचे से निकालने के लिए, तो कितना होगा 37 से 10 गया 27 प्लस 1 28 आ जाएगा, यानी कि जो ए है वो 28 आ रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, एक क्यों जोड़ा, क्योंकि एक इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अगर मैं ये हटा देती प्लस 1 नहीं करूँगी तो ए की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि ए भी तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। इसी तरीके से बी की निकालने के 37 में से 16 माइनस करके प्लस 1 कर दो, तो ये हमारा कितना आता है, 7 में से 6 का 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 21 प्लस 1 22, यानी कि 3 वाला सही हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप ये याद रखो, जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसमें से पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करते हैं, सॉरी ये मैंने प्लस लगा दिया, टोटल वैल्यू में से जो भी जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है उसको माइनस करके उसमें प्लस 1 जोड़ देते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका ये वाला सही है, थर्ड वाला, ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है। देखो इसमें आकृति मैट्रिक्स है, इसको पूरा करना है, कैसे घूम रहा है ये देखिए, ये सर्कल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, सब में सेम फिगर दे रखी है, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल इसमें भी, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, तो ऐसी फिगर आएगी जिसमें ट्रायंगल आ रहा हो, बीच में बिंदी भी हो, क्योंकि इसमें भी बिंदी है, इसमें भी बिंदी है, इस फिगर में भी, इस वाली में कहीं बिंदी नहीं है, तो देखिए कौन सा फिगर है जो ऐसे बन रहा है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इस यानी कि सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा है, 12 से 26 कैसे बनेगा, 12 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करके 2 ही जोड़ दूँ तो कितना होगा 26 होगा। ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगी, 26 में भी 2 मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ना है, आपको एक एक बढ़ाना है 2 3 में, लेकिन मल्टीप्लाई 2 का करना है, और जब आप जोड़ते हो उसमें 1 1 इंक्रीज़ करना है। 26 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 हो गया, और 2 टू ज़ा 5 हो गया, 52 में 3 जोड़ते हैं कितना आता है 55 आता है। ऐसे ही आप 55 के साथ करोगे, 55 इंटू 2 प्लस 4, 5 टू ज़ा 10 0, 5 टू ज़ा 10 11 प्लस 4, यानी कि 1 1 14 हो गया। आप क्या करोगे, 1 1 14 से में 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दो, वो 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, तो इसमें हमारा कितना बन जाएगा 233। अब 233 में 2 मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ देना है। हमें क्या करना है, जो हम जोड़ रहे हैं ना उसको एक एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा 2 से करनी है। 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 466 प्लस 6 कितना होगा 472, तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको आकृति को पसंद है कि कौन सी आकृति आपकी यहाँ पे सही बैठती है। देखिए कौन सी आकृति पिता पुरुष चाचा के संबंध को दिखाती है। देखिए पिता क्या है, पुरुष भी हो सकते हैं, और पिता चाचा भी होगा, मतलब सॉरी इसको मैं ऐसे करती हूँ, देखो पुरुष क्या है, पुरुष पिता भी हो सकता है और पुरुष चाचा भी हो सकता है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। देखिए A/B हमारा 3/4 दे रखा है, हमको पता है रेशियो को मैं से लिख सकते हैं, A/B कितना है 3/4 है, और B रेशियो C कितना है 6/11 है। पूछ क्या रहा है हमसे, C/A पूछ रहा है, तो अगर मैं A/B से क्या करूँ, A/B इंटू B/C कर दूँ। अभी रुको आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जूम करके, वैल्यू लिख लें एक बार, क्या क्या दे रखी है, A/B हमारी दे रखी है 3/4,
4, आप भी अलग कॉपी में लिख लेना। और बी रेशियो सी दे रखी है 6:11, सी रेशियो ये पूछ रहा है। देखिए ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन बी अपॉन सी, ऐसे कर दो, कुछ नहीं करना है इसमें। 3/4 इंटू 6/11, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा बी से बी कट गया, क्या बचा, ए अपॉन सी आ गया 9/22। लेकिन हमसे पूछ रहा है सी अपॉन ए, तो इसको उल्टा कर दो, वो कितना हो जाएगा 22:9 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। 93 का फोर्थ वाला करेक्ट होगा। आप देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आता हुआ, इसको अच्छे से देखिएगा। एक साइकिल सवार 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाएं मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो आधा यानी कि 45 डिग्री दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसकी आरंभिक दूरी कितनी होगी? इसको मैं आपको सॉल्व कराती हूँ इस तरीके से। देखिए एक व्यक्ति है, ये 4 किलोमीटर गया उत्तर में, ये कितना चला 4 चला, फिर वो अपने दाएं मुड़ गया, दाएं ये होगा, वहाँ पर उसने 6 किलोमीटर चला, फिर वो आधा बाएं मुड़ा। इसको मैं ऊपर बनाती हूँ, नहीं क्लियर नहीं बनेगा। हाँ ऐसे करके, पहले वो नॉर्थ में गया 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो आधा मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखो आधा मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी। ये इस तरीके से मान सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। इसमें एक देखो, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अगर ये 4 है और ये कितना है, ये 5 दे रखा है क्योंकि वो 5 किलोमीटर चला है, तो हमसे ये पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री लगा दो सिंपल से, और नहीं भी लगानी तो हमें पाइथागोरस जो ट्रिक होते हैं पता है ना, 3 4 5। तो यहाँ पे कितना है 3, पाइथागोरस प्रमेय से आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। 3 तो आपका इतना वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया कितना है 6 है, तो 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से आपके लिए करा दूँगी। देखिए 95 वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी 1 सेंटीमीटर मोटी चादर की शीट को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? आप देख रहे हैं क्यूब से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी सरफेस एरिया से ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबाइड का। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, यहाँ बात करें घनाभ का, 27 × 8 × 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे 216 आएगा। फिर वो कह रहा है क्यूब बनाया गया इन तीनों को मिला के, तो क्यूब का क्या होता है, वी क्यूब होता है। तो इसको अगर मैं अंडर रूट लगा दूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 हट जाएगा, तो यानी कि जो क्यूब है उसकी जो साइड निकल के कितनी आएगी हमारी 6 आ जाएगी। फिर हमसे पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है। आज मैंने पढ़ाया था 6a² होता है। वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 6 एक ही जगह क्या लिखना है, 6 × 6 कर दोगे आपका 216 ही आएगा। फोर्थ वाला करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, घन के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। अब ये देखिए, इसमें आपको आकृति को ढूंढना है कौन सी मैच हो रही है। देखिए ये जो अंदर सर्कल के अंदर त्रिभुज दे रखा है वो बाहर आ गया है इस वाली फिगर में, और सर्कल जो है अंदर पहुंच गया उसमें लाइनें बना दी हैं। इसका मतलब ये जो सर्कल है वो अंदर है, उसको बाहर आएगा, और त्रिभुज अंदर जाएगा उसमें लाइनें आएंगी इस तरीके से। अब ये कौन सी फिगर में आ रहा है, ये हमारा फोर्थ वाली में आ रहा है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या है। देखो V1 रेशियो V2 हमें दे रखा है 1:8, तो इसका मतलब जो साइड होंगी, साइड 1 रेशियो साइड 2 कितना होगा 1:2 होगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, क्योंकि घन का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब होता है। एक एक साइड निकल आई। उसके अलावा वही पूछ रहा है आपसे सरफेस एरिया S1 रेशियो S2 क्या होता है 6a1² रेशियो 6a2²। a1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। a2 की वैल्यू 2 है, 2 × 4 और 6 × 4 24, यानी कि 6 × 6 6 × 4 24, 1:4 आंसर आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ऑड वन छांटना है कि कौन सा वाला डिफर होगा। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, सेकंड वाले में ये क्या है, ये तो क्लॉक, ये हमारा अगर मैं फर्स्ट वाली आकृति से सेकंड वाली आकृति में आती हूँ तो ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि इसको क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके ये बनाया गया है। फिर इसको क्या किया गया है, इसको फिर हमने टर्न कर दिया, फिर ये वाली फिगर आ गई। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का खेल चल रहा है, और फिर इसको क्या किया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो इसमें जो राइट वाली देखो, इसमें दो आकृतियाँ हमारी कंफ्यूज कर देंगी, पहली दूसरी, लेकिन जो राइट आंसर माना गया है वो फर्स्ट वाला माना गया है। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी।
फिर हमारा क्वेश्चन आता है वही वाला, दो संख्याओं का लासा मासा दे रखा है, एक संख्या 60 है, दूसरी कौन सी होगी, देखिए 20 इंटू 240, ये तो लासा इंटू मासा इक्वल्स टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो 60 हमारा क्या होगा 20 इंटू 240 के नीचे आ जाएगा, 2 3 6 और 3 8 24 यानी कि 80, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि एक आयत की दो संलग्न भुजाएं 3a² माइनस 6ab और 2a² प्लस b² हैं। इसका परिमाप क्या होगा। हमें यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है किसका, रेक्टेंगल का। हमको पता है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यानी कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल हमारा जो है उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2l इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का। कोई दिक्कत आपको इसमें, तो हम क्या करेंगे, 2l की जगह क्या रखेंगे 3a² माइनस 6ab प्लस b की जगह आएगा 2a² प्लस, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ थोड़ा सा इसे जूम करके कि ये क्लियरली आप लोग को समझ में आए, वरना आपको सही से समझ नहीं आएगा लिखा हुआ। आप लोग क्या करा करिए ना, क्वेश्चन की जो टर्म्स रखी हैं उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए, जैसे कि मैं अभी आपको करवा रही हूँ, मेरे पास स्पेस इशू पड़ जाता है। देखिए पेरीमीटर जो हमारा होता है, पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। कोई तकलीफ इसमें आपको, हट गया फिर से, 1 मिनट फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। हाँ 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ओके तो हमारी एल की वैल्यू क्या थी, हमने क्वेश्चन में देखी थी 3a² माइनस 6ab प्लस बी की वैल्यू क्या थी 2a² प्लस b²। ओके अब देखो 3a² प्लस 2a² कितना हो जाएगा, 5a² हो जाएगा। 6a भी यहाँ पे दे नहीं रखा है कोई और, तो ये ऐसे रहेगा, b² को डाल देंगे। अब जो बाहर वाला हमारा 2 है उसकी अंदर वाली पूरे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 10a², 2 6 12ab और प्लस का 2b²। तो ये जो हमारी आंसर आया वो क्या आया 10a² माइनस 12ab प्लस 2b²। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन कहाँ गिवन है, तो हमारा जो 4th नंबर वाला आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जो इसमें टिक लगे हैं फॉलो मत करिएगा, वो गलत दे रखे हैं, किसी बच्चे का ये पेपर है इसलिए। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ये दे रखी हैं, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पूछ रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। हमको पता है कि अगर हमारा ये त्रिभुज हो गया है, ठीक है, त्रिभुज में कितनी साइड्स होती हैं 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स का एडिशन कितना होता है 180 होता है, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे और दो भुजाएं गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का एडिशन होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे p² माइनस 2, इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये ए साइड हो गई, ये वाली बी हो गई, और तृतीय साइड जिसे मैंने सी माना वो हमसे पूछ रहा है। इसको हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, जूम करके इसको अभी हटाते हैं, स्क्रीन पे बड़ा सा गैप लेते हैं। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर, एक साइड हमारी क्या थी p² माइनस 2p प्लस 1, दूसरी साइड क्या थी हमारी प्लस की 3p²। क्वेश्चन की ना ये वैल्यू आप पहले ही नोट कर लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, माइनस 5p प्लस 3, और तीसरी साइड को हमने c मान लिया। ओके अब ये हमारी c हो गई, p² प्लस p² कितना हो जाएगा हमारा, और पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 6p² माइनस 4p प्लस 9 ही तो है ना, यही हमारा पेरीमीटर गिवन है हमारे लिए। अब इसको सॉल्व करो, p² प्लस p² कितना होगा 4p² हो जाएगा, माइनस 2p माइनस 5p क्या होगा माइनस का 7p हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस 3 प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का c यहीं पे रहेगा। इसे आप सॉल्व कर लेना, इसके आगे चलो मैं ही कर देती हूँ। 6p² और 4p² माइनस होके कितना हो बचेगा 2p² माइनस 4p, यहाँ पे माइनस का 7p, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 3p हो जाएगा, प्लस 9 प्लस का 5 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2p² माइनस 3p प्लस 5, सॉरी प्लस 3p होगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा ना, लेकिन होगा माइनस c। तो ये 2p² प्लस 3p प्लस 5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अभी देखते हैं कहाँ दे रखी है,
देखिए 101 का बी वाला करेक्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज है उसमें 3 साइड्स होती हैं ए बी सी। हमने पहली वाली को ए नाम दे दिया, दूसरी वाली को बी दे दिया, तीसरी वाली हमसे पूछी है फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये लगा दोगे आप, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू पुट करना, इक्वल्स टू में ए वाली और बी वाली करना और सी निकाल लेना। अगर आपको उसमें समझ में ना आया हो तो आप इसे अप्लाई करके भी खुद से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस संख्या को चुनिए जो कि तीनों से भिन्न है। देखिए 63 होगा, 2 होगा इसका आंसर, या फिर 9 होगा, या फिर 28 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा 9। 9 क्यों होगा? क्योंकि 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। बाकी कहीं स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन आया है, आप बहुत गौर से देखना। मैं इसको जूम करती हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 सही है, फिर 1 4 9, फिर डैश 8 2 7 दे। आप देखो 1 2 3, फिर इसके आगे क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेम एज 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो गया, और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, एक सीरीज चल रही है 1 2 3 की, फिर इसका स्क्वायर चला है 1 2 4 1 4 9 सॉरी एक, और फिर इसका क्यूब चला है 1 8 27। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ गया? समझ में आ गया ना? 1 2 3 1 2 3, फिर इसका स्क्वायर लिख दिया 1 4 9, फिर 1 2 3 का क्यूब लिख दिया 1 8 27। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी देखिए अंग्रेजी अक्षरों ए टी आर एस का प्रयोग करके कितने शब्द बन सकते हैं? देखो एक तो बन जाएगा हमारा STAR, स्टार हो गया, एक शब्द स्टार हो गया, एक शब्द क्या हो गया? RATS दैट्स हो गया, और एक हमारा हो जाएगा आर्ट्स ARTS। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 शब्द बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 105, पढ़ते हैं इसको। एक त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात 1:2 दे रखा है। त्रिभुज का तृतीय कोण उन दो कोणों के योग के समान। अगर त्रिभुज के 2 एंगल हमारे, ये हमारा त्रिभुज हुआ, इसका एक एंगल 1 है, ये वाला 2 है, तो ये वाला एंगल क्या दे रखा है कि इन दोनों कोण जो कोण है उनके योग के समान, यानी कि 3 हो जाएगा। तो मैं मान लूँ कि हमारा तीसरा एंगल क्या होगा? 3 होगा। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो मान लिया कि 3 इनका योग तो हो गया, लेकिन वैसे हमारा एंगल x है, तो x + 2x + 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल आएगी 30। हमसे तीसरे कोण की वैल्यू पूछी है, तीसरा एंगल कितना है? 3x है, तो 3x में क्या करोगे? x की जगह पे आप 30 लिख दोगे, 3 × 30 विच विल बी 90। सो हियर राइट आंसर विल बी 90। तो 105 का फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर से क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग से, कि कितने त्रिभुज गिवन है। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए, ये वाला एक त्रिभुज, मैं इसको अलग बना लेती हूँ। ये हमारा नीचे वाला दे रखा है 1 2, तो इसमें क्या करते हैं ना, 1 2 जोड़ दिया, 3 हो गया, यानी कि ये यहाँ पे 3 त्रिभुज होंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी आकृति दिखती है, मैं नया पेन लेती हूँ आपको इंडिकेट करने के लिए। एक आपको ऐसी वाली आकृति दिखती है, तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 होंगे, यही वाली फिगर आपको। अब मैं नया पेन लेती हूँ फिर से आपको बेटर समझा पाऊँ। फिर आपको ये दिखती है ये वाली आकृति, यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये 3 3 कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन इसका आंसर 9 नहीं है, अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो हमने ये वाले त्रिभुज देख लिए। अब देखो एक तो हमारा ये बन रहा है, और एक हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे, ऐसे यहाँ से देखो, या इस वाले एंगल से देखो, एक हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा, और एक हमारा ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पे भी 2 हो गए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इस वाले एंगल से देखो, ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे भी 2 2 बनेंगे। तो 9 + 8 कितना होगा हमारा? 16 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो 16 आएगा। बाकी एक तरीका और बताती हूँ, बट वो सिर्फ एक ट्रिक है जो आप मतलब बस समझ सकते हैं ऐसे ही। आपको अगर डिटेल में क्वेश्चन करना है तो उसका तो एक्सप्लेनेशन ही मैटर करता है ना। ये तो हो गया डिटेलिंग क्वेश्चन। बाकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसको करने की। और ये है 1 लिख लो यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4, ये 5 और 6। इसके अंदर कितने डब्बे हैं? 6 हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, इसके पहले 1 लगा दो, बन गया 16। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो पाएगा, ना कि सारे हो पाएंगे, या वही हो पाएंगे जिसमें इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। तो आपको प्रॉपर एक एक करके खोल के दिमाग लगा के करना है, 1 2 3 ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें क्या है, यदि 480 का p%, यानी कि 480 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ओके, प्लस 400 का 10% कितने के इक्वल है? इक्वल है 160 के।
तो पी की वैल्यू निकालो, आप निकाल लोगे, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपके लिए। वैसे कल नहीं वाला क्वेश्चन ईजी है एक्चुअली, फिर मुझे जूम करना पड़ेगा। मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देती हूँ जो कि हमारा कितना आएगा। चलो बताइए, मैं ही निकाल देती हूँ, 1 मिनट रुको, फिर इसको बड़ा करते हैं। देखो क्वेश्चन रखते हैं स्क्रीन पे, 480 इंटू पी अपॉन में 100 प्लस 400 इंटू 10 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 160। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, पहले 1/100 कॉमन ले लो। तरीके तो बहुत होते हैं सॉल्व करने के, जो आपको अच्छा लगे अप्लाई कर लेना। 480 पी प्लस 4000, ये हमारा बराबर में 160 ऐसे ही रहेगा। आप क्या करेंगे, 480 पी इक्वल्स टू 160 में 100 पहुँच जाएगा, तो ये हमारा 16,000 बन जाएगा। उसमें से जब 4,000 माइनस करोगे कितना निकल आएगा, 12,000 निकल आएगा। 12,000 यही तो आएगा, और कुछ थोड़ी आएगा। 480 यहाँ पे पी, फिर 480 को इसके नीचे लगा दो, मतलब डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे 0 से 0 कट गया, 12 4 सा 48, यहाँ पे 100 बचा। 100 25 टाइम्स जाता है 4 से, सो 25 विल बी राइट आंसर। आई होप 100 4 2 8, हाँ सही है। हाँ, तो 7 का राइट क्या हो जाएगा, 25। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है, 13 से 156 कैसे आया, पहले हमको ये दिमाग में लगाना है। अरे इसको रिमूव करते हैं पहले तो, अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा फिट कर ले। अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169 होता है। जब 169 में से आप 13 को घटाओगे तो आपका कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। ठीक है, सेम एज 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एटलीस्ट 30 तक तो याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो एग्जाम में। तो 289 में से जब मैं 17 को माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 272 आएगा। ऐसे ही 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो 729 में से जब 27 को माइनस करोगे तो 702 आएगा। तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कौन सा तरीका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अब जल्दी से। अब एक त्रिभुज के पहले क्वेश्चन पूरा ले आऊँ सही से। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। त्रिभुज का तृतीय कोण दो दिए गए कोणों में बड़े कोण का 2 गुना है। देखिए इसमें बड़ा कोण क्या है, 5 है, 5 का 2 गुना यानी कि 10 होगा। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हमने मान लिया x है, तो यहाँ पे 3x। वही वाला तरीका आप देख रहे हो कितना, ये क्वेश्चन पहले भी आया फिर दिख गया आपको एग्जाम में। 10x बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगा। 1 मिनट, अब क्या करोगे, इसको जोड़ो, कितना आएगा जोड़ने पे, 10 5 15 15 और 18x बराबर 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है बड़े वाला कोण, बड़ा कोण कितना है, 10x है। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे, 1 मिनट, सॉरी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है ना वो, तो 100 आंसर आएगा इसका फिर सही। बाकी अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक करी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। 3 लड़कों की आयु का मध्य आयु 24 वर्ष है। ये 3 लड़के हो गए हमारे, बना दिए 3 लड़के, इनकी जो आयु है 24 वर्ष है। बट ये आयु नहीं है, ये आयु का माध्य है, यानी कि एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़। क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, तो 3 लड़कों की जो एवरेज एज है, ये 3 लड़के हैं प्यारे प्यारे से सुंदर से, इनकी जो एवरेज एज 24 है। ये एवरेज एज दे रखी है, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी एक्चुअल एज आएगी 4 3 12, 3 2 6 72, यानी कि इन तीनों की जो एज है उसका सम क्या है, 72 है, और 24 क्या है उसका एवरेज है। और उनकी जो आयु है उसका रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दे रखा है। तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है, सबसे बड़ा लड़का क्या होगा जो 5 है। यहाँ पे मैं इनकी आयु x मान लूँ तो ये 4x 5x होगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x के इक्वल्स टू कितना होगा, 72 होगा। 4 3 7 7 5 12, और तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 से जब 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 6 72 आ गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े लड़के की आयु, सबसे बड़े जो लड़का है वो क्या है, 5x है, उसकी आयु 5 है। 5 इंटू x कितना होगा फिर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 60 आ जाएगा। हमारा मैथ्स का पोर्शन पूरा होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वगैरह जो भी चाहिए हो, या अपने कोई भी डाउट के लिए